नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल GS बाय नीरज सर में। कैसे हैं आप सब? मैं उम्मीद करता हूं स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपनी तैयारी में व्यस्त होंगे। बेटा आज का ये जो वीडियो है TGT PGT आर्ट से संबंधित है और TGT PGT आर्ट में मूल रूप से क्लास नंबर 26 है। कुछ लोग सोच रहे होंगे कि मुग़ल काल की चित्रकला पहले क्यों पढ़ाया जा रहा है। बताया गया था कि राजस्थानी जो है शैली पढ़ाई जाएगी, जिसमें बूंदी, कोटा, किशनगढ़, जयपुर ये पढ़ाया जाएगा। तो बेटा वो राजपूत शैली है। राजपूत शैली इसके बाद शासन करती है। आप जानते होंगे कि शाहजहां, औरंगजेब इसके बाद आता है। मुग़ल शासन की व्यवस्थाएं उसके बाद मराठाओं का उत्कर्ष होता है। तब जाके जो है जब मराठा काल आते हैं तब राजस्थानी शैली पढ़ने में मज़ा आता है। तो उसके बाद का डाटा है, इसलिए हम लोग उसे बाद में पढ़ेंगे। पहले स्टार्ट करते हैं मुग़ल काल की चित्रकला। यहाँ 1550 से 1857 ईस्वी में मुग़ल काल की चित्रकला सिमट जाती है, यहीं तक रहती है। औरंगजेब जो है मुग़ल के चित्रकला को मूल रूप से ख़त्म करने के लिए पूरा बीड़ा उठाता है और ये मूल रूप से कट्टर क्या होता है, कट्टर राजा है जो इस्लाम धर्म को स्वीकार करता है। औरंगजेब ने इस्लाम धर्म ना स्वीकार करने के कारण क्या किया था, 1675 ईस्वी में सिख धर्म के 9वें गुरु थे कौन, तेग बहादुर जी को हत्या करवा दी थी, मरवा दिया था। इतना कट्टर था, ठीक है। तो ये चित्रकला को कैसे बढ़ाएगा, तो ये औरंगजेब मूल रूप से चित्रकला को हटा देता है। इसीलिए आपके सिलेबस में जो मुग़ल शैली है इसमें अकबर, जहांगीर, शाहजहां और औरंगजेब ही शामिल किए जाते हैं। लेकिन हम लोग स्टार्टिंग से पढ़ेंगे। आप जानते होंगे कि जब मुग़ल साम्राज्य के स्टार्टिंग की बात होती है तो बाबर इसको जो है इस्टेब्लिश करता है। कब? 1526 ईस्वी में। 1526 ईस्वी में इस्टेब्लिश कर पाता है और 1530 ईस्वी में इसकी मौत हो जाती। आज के इस वीडियो में हम लोग मूल रूप से मुग़ल चित्रकला में आज बाबर को देखेंगे। मुग़ल चित्रकला कैसे पनपी, कैसे बढ़ी, कहाँ कहाँ उसने आक्रमण किया, कहाँ कहाँ वो राजा बना, उसके बाद कैसे कैसे वो भारत में प्रवेश करता है, इस पे बात करेंगे। आइए स्टार्ट करते हैं। बात करें तो ईरान और फ़ारसी मुग़ल कला का जन्म स्थान मूल रूप से समरकंद और हिरात में था। तो ईरान और फ़ारसी मुग़ल चित्रकला जो है मूल रूप से समरकंद और हिरात में थी। 15वीं शताब्दी में फ़ारस की कला तैमूर वंश के संरक्षण में थोड़ा सा उत्कर्ष प्राप्त करती है। उसके बाद बात करते हैं तो तैमूर वंश के लोग जो है मूल रूप से विध्वंसक कार्य और बर्बरता के लिए जाने जाते थे। लेकिन उनमें एक खासियत और थी कि वो चित्रकला को विशेष प्रोत्साहन देते थे, चित्रकला को बढ़ावा देते थे। विध्वंसकारी थे, बर्बरता करते थे, क्रूरता करते थे, लेकिन मूल रूप से चित्रकला को प्रोत्साहित भी करते थे। कौन वंश? तैमूर वंश वाले, याद रखना है। और तैमूर का पुत्र शाहरुख स्वयं कवि भी था। तैमूर का पुत्र कौन है? शाहरुख। वो स्वयं एक कवि भी था और उसने अपने दरबार में कवियों के साथ साथ चित्रकार को भी आश्रय दिया, रहने का निवास स्थान दिया। किसके? शाहरुख के दरबार का सबसे अच्छा चित्रकार विहजाद है। विहजाद TGT में कई बार पूछा जा चुका है। किस मुग़ल कालीन चित्रकार को पूर्व का राफेल की संज्ञा दी जाती है? तो पूर्व का राफेल विहजाद ही कहलाता है, याद रखना है। ईरान से आता है ये, पूर्व का राफेल है ये। तो बिहजाद सबसे उत्तम कलाकार था किसके दरबार का? शाहरुख के दरबार का। तैमूर वंश का है शाहरुख, ठीक है। आगे बात करते हैं। बिहजाद और लंबा कार्यकाल करता है। बिहजाद पहले तो सुल्तान हुसैन वगैरह के दरबारी चित्रकार रहा करता था, फिर उसकी मृत्यु के पश्चात मूल रूप से सुल्तान शाह इस्माइल के दरबार में भी इसने संरक्षण प्रदान किया और मूल रूप से इनका भी दरबारी चित्रकार हो गया। तो बिहजाद मूल रूप से कई कार्यकाल को देखता है एक साथ, ठीक है। आगे बात करते हैं। बिहजाद मान लो अगर बात करें तो बिहजाद स्कूल की स्थापना के पश्चात इसके उत्तराधिकारियों ने ईरानी शैली को और उसके उन्नति के बारे में सदैव सोचा और उसको उन्नति ही प्रदान करवाई। यही नहीं, फारस के अन्य शासकों ने भी चित्रकला एवं चित्रकला से संरक्षण प्रदान किया और 16वीं शताब्दी तक एक उच्च फारसी ईरानी शैली के रूप में विकसित भी कर दिया। तो मूल रूप से उच्च फारसी शैली कब विकसित होती है? 16वीं शताब्दी के मध्य विकसित हो जाती है। आगे बात करते हैं। बाद में यही ईरानी शैली और मुग़ल शासकों के साथ भारतवर्ष में आती है और मूल रूप से ईरानी शैली से ही मुग़ल का स्थापत्य होता है, मुग़ल का प्रादुर्भाव होता है। 1526 ईस्वी में मुग़ल साम्राज्य की नींव तभी पड़ पाती है। आगे बात करते हैं बाबर के बारे में। बाबर
1526 से 1530 ईस्वी तक रहता है। बाबर 1526 ईस्वी में मूल रूप से जो है यहाँ पे मुगल वंश की जो है यानी मुगल साम्राज्य की स्थापना कर पाता है और 1530 ईस्वी में इसकी मृत्यु हो जाती है, इसीलिए 1526 से 1530 लिखा हुआ है। ठीक है, आगे बात करते हैं मुग़ल के बारे में, थोड़ा सा बाबर के बारे में जान ले। तो भारत में मुग़लों का सल्तनत कायम हो जाने के बाद चित्रकला के क्षेत्र में एक नई दिशा प्रकाश में आई। मुग़ल सल्तनत के अधिष्ठाता बाबर का जन्म मूल रूप से कब होता है, कई बार वनडे एंट्रेंस में पूछा गया है बेटा, याद रखना है 14 फरवरी 1483 ईस्वी को। बाबर कब पैदा होता है, 14 फरवरी 1483 ईस्वी को। महान विजेता तैमूर के 5वीं पीढ़ी में इसका जन्म होता है, तो तैमूर के अलंग से 5वीं पीढ़ी में है, याद रखना है। इसकी माता भी हैं। बाबर का पूरा नाम क्या है, तो जहारुद्दीन मोहम्मद मूल रूप से बाबर का पूरा नाम है। बाबर के पिता तैमूर उमर शेख थे, तैमूर इनका वंश था, उमर शेख इनका नाम था। बाबर के पिता का नाम उमर शेख मिर्जा, जो फरगना प्रांत के शासक थे। बाबर का माता जो है मंगोल वंश थी, जबकि बाबर के पिता उमर शेख मिर्जा कहाँ से थे, फरगना के शासक थे। माता जी कहाँ की थी, मंगोल वंश की थी। मूल रूप से दोनों की शादियाँ हुई, इसीलिए बाबर दोनों का काम्बो होता है। ठीक है, इसीलिए बाबर का जो है शाही वंश मुग़ल वंश के नाम से प्रख्यात होता है। बाबर स्वयं जो है तुर्क वंश का था, किंतु मुग़ल वंश को प्रायः सभी उत्तराधिकारियों ने मंगोल और तुर्क दोनों वंशों में परंपराओं को भली भांति निभाया। तो बाबर ऐसे जो है वंश को स्थापित करके गया जहां मंगोल और तुर्क दोनों के वंशजों के बारे में सोचा जाता था, दोनों के जो है परंपराओं को निर्वहन किया जाता था। ऐसे वंश की स्थापना करता है बाबर, मुग़ल वंश कहलाता है वो। आगे बात करें, जब बाबर 11 वर्ष का था तभी उसके पिताजी का जो है आकस्मिक निधन होता है सन 1494 ईस्वी। 11 वर्ष की आयु में जब उसका निधन हो जाता है उसके पिताजी का, तब मूल रूप से वो पैतृक रूप से अपना एक छोटा सा परगना राज्य है उस पर सत्तासीन हो जाता है, यानी उस पर राजा बन जाता है। और जब वो परगना राज्य का राजा बनता है फिर उसकी जो है उच्चाकांक्षा इतनी ज़्यादा होती है, राज्य विस्तार की नीति इतना तगड़ा चाहता है कि वो हर एक क्षेत्र में विस्तार ही चाहता है। फिर जब वो विस्तार चाहता है राज्य विस्तार के लिए, तो 1503 ईस्वी में बाबर ने काबुल को अपने अधिकार में कर लिया। सन 1505 ईस्वी में बाबर ने गजनी को अपने हाथ में कर लिया। सन 1511 ईस्वी में वह 28 वर्ष का था, उस समय समरकंद पर भी वो अपना जो है राज्य छोड़कर भागना पड़ा। कब, 1511 ईस्वी में मूल रूप से बाबर को राज्य छोड़कर भागना भी पड़ा था, लेकिन कहाँ कहाँ, गजनी 1505 में, काबुल 1503 में उसने जीता। तो उसने मूल रूप से जो है राज्य को विस्तारित किया, खूब तगड़े से विस्तारित किया। 1511 में तो वो भाग गया, लेकिन उसने सिंध पर हमला किया और 1519 तक वह सिंध को पार ना कर सका, यानी 11 से 19 तक 8 साल लगातार युद्ध लड़ा, सिंध को विजय नहीं दिला सका। फिर मामला आता है यहाँ पे थोड़ा सा चाचा भतीजे वाला मामला। इब्राहिम लोदी के चाचा दौलत खान आलम खान बुलाते हैं, ज़बरदस्ती उसे बुलाते हैं 1524 में, और वो लोग जब निमंत्रण देते हैं कि इब्राहिम लोदी यहाँ अत्याचार कर रहा है, इसे ख़त्म करो, बाबर आता है, दौलत खान आलम खान का जो है मूल रूप से संरक्षण प्रदान होता है और इब्राहिम लोदी को हराता है। कब, तो ये 1524 ईस्वी में दौलत खान और आलम खान जो दिल्ली के सुल्तान थे, इब्राहिम लोदी के चाचा थे, बाबर को लाहौर पर आमंत्रण करने के लिए बुलाया, परंतु उसको इस बार पुनः संगठन के लिए काबुल लौटना पड़ा। संगठन थोड़ा सा जो है मिस्टेक हो गया, 2 साल बाद पुनः आया। 1526 में उसने मूल रूप से इब्राहिम लोदी को हरा दिया और यहाँ पे एक नया ध्वज गाड़ने में कायम हो गया। मूल रूप से मुगल साम्राज्य की नींव पड़ जाती है 1526 ईस्वी में। तो बाबर 1526 ईस्वी में भारत पर शासन करना शुरू कर देता है। इस प्रकार बाबर के द्वारा भारत में मुगल साम्राज्य की नींव तो पड़ जाती है। कई बार क्वेश्चंस पूछा गया है मुगल साम्राज्य की नींव कौन डालता है, तो मुगल साम्राज्य की नींव बाबर डालता है, बाबर। ठीक है, उसके साथ ही साथ इस वंश में मुगल संस्कृति और सभ्यता भी भारत में थोड़ा सा विकसित होने लगती है। तो मुगल संस्कृति अलग है, मुगल की सभ्यता अलग है, दोनों से बार बार क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। लेकिन बाबर से जो क्वेश्चंस पूछा जाता है वो अभी तक बिहजाद ही पूछा गया है। पूरब का राफेल इसकी संज्ञा है। बिहजाद एक चित्रकार था, आपने देखा कैसे हमने उसे डिस्क्राइब किया है।
ठीक है, आगे बात करते हैं। बाबर स्वयं एक कला पारखी शासक था, साथ ही साथ वह कवि और एक सुंदर गद्य लेखक भी था। तो वो कवि था, कला पारखी शासक था, सुंदर गद्य का लेखक था। कौन? बाबर। तुर्की भाषा में उल्लेखित बाबर की आत्मकथा है तुझ ए बाबरी। तुझ ए बाबरी बहुत बार पूछी गई है। किस भाषा में लिखी गई है? तुर्की भाषा में लिखी गई है। बाबरनामा किस भाषा में लिखा गया है? तुर्की भाषा में लिखा गया है। ये महत्वपूर्ण पुस्तकें हैं बाबर के काल की। बाबरनामा का एक बढ़िया चित्रण है जो बार बार पूछा जाता है वनडे एंट्रेंस में। बाबर बगीचे में दावत करते हुए बैठा है, ऐसा चित्रण दर्शाया जाता है। कहाँ पे? बाबरनामा में दर्शाया जाता है। आगे बात करें तो बाबर की जो जीवनी है वो हमने स्टार्टिंग में ही बता दी, तुर्की भाषा में है, इस कृति में समाविष्ट है। और अपनी संस्मरणों में बाबर ने फारसी कला की ओर विशेषतया बेहजाद के आलेखनों की शैली के बारे में बहुत ही समदृष्टिपूर्ण समीक्षा की है और इसके बारे में बताया है कि बेहजाद के विषय में लिखा कि वह एक कुशल चित्रकार था, लेकिन जब वो दाढ़ी रहित युवा चेहरे को ठीक से चित्रित नहीं कर पाता था, यानी जिसके पास दाढ़ी नहीं होती थी उसको बेहजाद अच्छे से चित्रित नहीं कर पाता था। ये वाक्य किसके हैं? तो बाबर के हैं। बाबर बेहजाद के बारे में कहता है वो एक कुशल चित्रकार था, अच्छा चित्रकार था, लेकिन दाढ़ी रहित यानी दाढ़ी जिसके पास नहीं होती थी उसको चित्रित करने में बेहजाद को थोड़ी सी समस्या आती थी। आगे बात करें तो बाबर जो है मूल रूप से शाह मुजफ्फर के विषय में लिखता है कि वह एक अच्छा चित्रकार था, यानी बाबर के काल का एक अच्छा चित्रकार कौन है? शाह मुजफ्फर। पहला चित्रकार कौन है? मूल रूप से बेहजाद है। तो बाबर शाह मुजफ्फर के लिए क्या लिखता है कि वह एक अच्छा चित्रकार था जो सदृश्य बनाने में निपुण था। आप किसी को खड़ा कर दो सामने, सदृश्य उसी का रूप कॉपी कर देगा, यानी जेरॉक्स तैयार कर देगा। कौन? शाह मुजफ्फर। परंतु उसको जल्द ही मृत्यु के काल में समाना पड़ा, यानी उसकी बहुत जल्द जो है देहावसान हो गया। कौन कह रहा है? बाबर कह रहा है शाह मुजफ्फर के बारे में। आगे बाबर ने समरकंद की मस्जिद पर भी वर्णन किया है। उन्होंने कहा कि चीनी चित्रों से सजाया हुआ जो है मूल रूप से समरकंद की मस्जिद है, चीनी चित्रों से बनी हुई समरकंद की मस्जिद है। आगे नव स्थापित देश होने के कारण कला प्रेमी बाबर चित्रकला की अभ्युन्नति के लिए कुछ कर सकता था, वह नहीं कर पाया और उच्च कला व्यसान की इस विरासत को अपने पुत्र हुमायूं के हाथों में छोड़ गया। कहने का मतलब ये है वो थोड़ा सा कला को और बढ़ाना चाहता था, आर्ट एंड कल्चर को थोड़ा सा और डेवलप करना चाहता था, लेकिन काल के गाल में समा गया। कब? 1530 ईस्वी में। प्रकृति ने उसका साथ नहीं दिया। मूल रूप से 1530 ईस्वी में उसकी मृत्यु हो जाती है। 1526 ईस्वी में वो भारत आता है और 1530 ईस्वी में उसकी मृत्यु हो जाती है। मृत्यु से पहले ही वो अपना विरासत जो है मुगल साम्राज्य अपने बेटे हुमायूं के हाथों में सौंपकर परलोक चला जाता है, यानी दिवंगत हो जाता है। आगे बात करते हैं। भारत में जिन पुस्तकों को बाबर अपने साथ लाया था उसमें शाहनामा का सचित्र प्रतियां भी थीं जो लगभग 200 वर्षों तक शाही पुस्तकालय में सुरक्षित रहीं। बाबर के साथ कौन सी जो है सचित्र पुस्तक आई थी? शाहनामा आई थी। कितने वर्षों तक पुस्तकालय में रही? तो 200 वर्षों तक जो है मूल रूप से शाही पुस्तकालय में रखी रही, यानी मुगलिया चित्रकारों में रखी रही, मुगलिया पुस्तकालयों में रखी रही। उसके बाद क्या होता है? अंग्रेजी हुकूमत के दौरान उसे लंदन पहुंचा दी जाती है और वो आज भी वहाँ जो है एशियंटिक सोसाइटी ऑफ लंदन में मूल रूप से सुरक्षित है। तो एशियंटिक जो है सोसाइटी ऑफ लंदन में क्या सुरक्षित है? तो शाहनामा एक पुस्तक थी जिसको जो है बाबर अपने साथ लाता था और बाबर के साथ जो है अब वो वहाँ रखी गई है। तो बाबर से कौन कौन से क्वेश्चंस बने? शाहनामा बना। बाबर किसको अपना जो है साम्राज्य दे करके जाता है? अपने पुत्र हुमायूं को दे करके जाता है। बाबर भारत में कब जो है सफल हो पाता है? 1526 ईस्वी में हो पाता है। बाबर की मृत्यु कब होती है? 1530 ईस्वी में होती है। तो ये थे कुछ महत्वपूर्ण डाटा जो मुग़ल चित्रकला के लिए बहुत महत्वपूर्ण थे। स्टार्टिंग था जो है वीडियो नंबर 26 है, इसे ढंग से नोट डाउन कर लीजिएगा। मुग़ल चित्रकला में हम लोग आगे पढ़ेंगे कुछ खास अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब, इन सभी को पढ़ने के बाद हम लोग राजस्थानी शैली पे बात करेंगे। बूंदी, कोटा, किशनगढ़, जयपुरी शैली के बारे में देखेंगे। फिलहाल आज के वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।